नमस्ते बच्चों, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और मैं आपका स्वागत करता हूं कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती के इस वीडियो में। और यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं कविता है। कविता का नाम है निर्माणों के पावन युग में, जिसके रचनाकार हैं हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। बच्चों, ये वीडियो बहुत ख़ास है। मैंने आपके लिए कुछ खास किया है, सरप्राइज़ है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, तब आपको समझ में आएगा क्या सरप्राइज़ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इन अनुदेशों का पालन कीजिए ताकि किसी तरह की आपको तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो और हर चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। बच्चों, मैं और मेरी टीम हमेशा कोशिश करती है कि आपको जो भी सिखाया जाए वो इतने मनोरंजक ढंग से हो कि आपको अच्छा लगे, कर्णप्रिय लगे, समझ में आए, आसान लगे। तो इसी कोशिश के तहत ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। आगे बढ़ते हुए, अटल बिहारी वाजपेयी। बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी का परिचय दे रहा हूँ। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और 16 अगस्त 2018 को, आज से 2 साल पहले, मतलब करीब 2 साल पहले अगस्त के महीने में ही इनका निधन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता भी हैं। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण हैं। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पद्य संबंधी यानी कविता। कविता क्या होती है बच्चों? यहाँ पर कविता के बारे में बताया गया है कि रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद यानी इस संसार से अलग निराला आनंद देने वाली रचना कविता होती है। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। और इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ ही साथ चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है कि चरित्र का निर्माण बहुत जरूरी है, वसुधा का कल्याण और भी जरूरी है। आगे, अटल बिहारी वाजपेयी की बच्चों मैंने यहाँ पे अलग अलग झांकी दी है। अलग अलग रूप रंग में अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री। एक अतिरिक्त जानकारी आपको दूं बच्चों कि अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री रहे। सबसे पहले प्रधानमंत्री बने वो 16 मई 1996 में। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात यह है, सरप्राइज है, कि सिर्फ 13 दिन के लिए उनकी सरकार बनी, 16 मई से लेकर 1 जून, और 1 जून 1996 में उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद करीब 3 साल बाद 19 मार्च 1998 में दोबारा प्रधानमंत्री चुनकर आए। लेकिन इस बार भी सरकार करीब 13 महीने बाद 19 अक्टूबर को गिर गई। दोबारा चुनाव हुए और दोबारा चुनाव होने पर जनता ने एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी पर भरोसा जताया और उसी के तुरंत बाद वापस से प्रधानमंत्री बने 19 अक्टूबर 1999 में। और जो 22 मई 2004 तक प्रधानमंत्री का काल इन्होंने अपना पूरा किया, सरकार का कार्यकाल चलाया। यहाँ पे इनकी कविता है निर्माणों के पावन युग में। बच्चों, मैं इस कविता का एक बार वाचन करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। कविता बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा संदेश है इसमें। देखते हैं कवि अटल बिहारी वाजपेयी हमसे क्या कह रहे हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। देखा बच्चों, कविता बहुत सरल है और इसका अर्थ बड़ा महत्वपूर्ण है। बच्चों, आज हर एक इंसान भौतिकता का उपभोक्तावादी बन गया है, मतलब मटेरियलिस्टिक कंज्यूमर बन गया है।
वो अपनी उन्नति और विकास के लिए दिन रात मेहनत करता है और मन की चाहत पूरी कर लेता है। आज के सभ्य समाज में एक और मनुष्य ने भौतिक विकास की परिसीमा को तो जरूर छू लिया, परंतु स्वयं का भौतिक विकास करते वक्त वह स्वयं के व्यक्तित्व, चरित्र और प्रकृति के साथ अनजाने में खिलवाड़ कर रहा है। ये बात मनुष्य भूल गया है। प्रस्तुत कविता में बच्चों आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ध्यान आकर्षित करते हुए जीवन के विकास के साथ व्यक्तित्व, चरित्र और प्रकृति के कल्याण हेतु सजग रहने की प्रेरणा दी है। तो आइए देखते हैं कविता का सरल अर्थ और कविता के बारे में का भावार्थ। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। बच्चों कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पे दिए हैं, मैं इसका सरल अर्थ आपके सामने कविता का सरल अर्थ प्रस्तुत करता हूँ। कवि कहते हैं कि आज का युग परिवर्तन और पवित्र जीवन निर्माण करने की चाहत रखने वाला युग है। ये निर्माणों का पावन युग है। ठीक है, इस युग में परिवर्तन के साथ हमें चरित्र निर्माण की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है, इसलिए हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में, है ना, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि क्या हम अपने विकास की राह में प्रकृति को हानि तो नहीं पहुंचा रहे, स्वार्थ साधना, स्वार्थी तो नहीं हो गए। वसुधा का कल्याण न भूलें। कवि चाहता है कि हम अपने भौतिक विकास के साथ व्यक्तित्व और वसुंधरा यानी धरती के कल्याण की ओर से अनदेखा ना करें, यानी धरती का कल्याण करना, ध्यान देना हमारा कर्तव्य है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। माना अगम अगाध, अगम, अगम का अर्थ बच्चों यहाँ दिया नहीं है, लेकिन अगम जहां जाना आसान नहीं, अपार, अनलिमिटेड। और अगाध, अगाध का मतलब होता है अथाह, बहुत गहरा। तो कवि ने जीवन को विशाल सिंधु की उपमा देते हुए, मतलब जीवन समुद्र के समान है, विशाल समुद्र के समान है, इसकी उपमा देते हुए उसके अपार होने की बात कही है कि जीवन बहुत ही विशाल और अपार है। ऐसे विशाल जीवन को आसानी से सुख का रास्ता नहीं मिलेगा। जीवन की नाव पार लगेगी, लेकिन बहुत सारे संघर्षों का सामना करने के बाद। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। संघर्ष होंगे, विकट परिस्थितियां आएंगी। जो मनुष्य अपने जीवन में विकट परिस्थिति का सामना करते हुए नए मार्ग की खोज करता है, वही मनुष्य सफल बनता है, वही वीर और साहसी कहलाता है। इसलिए साहसी व्यक्ति कभी मझधार में डूबना स्वीकार नहीं करेगा। जैसे कोई मझधार समुद्र में उठी बड़ी बड़ी लहरों का निडरता से सामना करके अपनी नाव किनारे पर लाता है, ना कि डर कर लहरों की चपेट में आता है, तो ऐसा निडर निर्भीक बनना आवश्यक है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। समस्याएं आएंगी, जटिल होंगी, एक से एक कड़ी समस्याएं, तो समस्याएं तो आती रहेंगी। हमें बस उस समस्या को सुलझाने के लिए अनुसंधान करना होगा, नई खोज करनी होगी, नए तरीके निकालने होंगे। लेकिन हमें नहीं भूलना है कि साथ ही नई खोज के प्रकृति की भलाई का भी ध्यान रखना आवश्यक है, और ये हमारा कर्तव्य है कि प्रकृति का भलाई करें, संघर्षों का सामना करें, नई खोज, नए तरीके निकालें, लेकिन इसमें हमारी प्रकृति का नुकसान ना हो। बच्चों संघर्ष और संघर्षों से पार पाना आसान नहीं होता, लेकिन मनुष्य के लिए नामुमकिन जैसा कोई शब्द है ही नहीं। जब वो करने की ठान लेता है, हर वो चीज़ करके दिखाता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। एक ऐसे ही महान व्यक्ति कैरोली के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। कैरोली टेक्स ओलंपिक एथलीट थे, बुदापेस्ट हंगरी के रहने वाले। उनके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटना यहाँ पे एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ, और ये वीडियो संदीप माहेश्वरी जी का है। तो कैरोली की कहानी, संदीप माहेश्वरी की जवानी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद ही इस वीडियो को देखिए और समझिए। ये कहानी है 1938 कैरोली नाम के एक आदमी की, हंगेरियन आदमी, और वो उस कंट्री का बेस्ट फिजिकल शूटर था।
चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में, उसको वो जीत चुका था। और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल कैरली को ही मिलेगा। उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी। उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। और वो कामयाब हो गया, उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 साल का सपना। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, क्योंकि वो आर्मी में था, तो एक एक्सीडेंट हो गया। उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। जो उसका सपना था, जो फोकस था, सब खत्म। उसके पास 2 रास्ते थे। एक तो ये कि वो बाकी की पूरी जिंदगी रोता रहे और कहीं जा करके छुप जाए, या अपना जो गोल था, जिस पे उसने फोकस किया हुआ था, उसको पकड़ करके रखे। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था। उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था। और क्या था उसके पास में? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिफ्ट तक नहीं सकता था। 1 महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला इस हाथ के लिए, और सही 1 महीने बाद उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग के 1 साल बाद, मतलब कि 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप्स हो रही थी वहीं पे हंगरी में, और बाकी भी बहुत सारे मिस्टर्स थे वहां। उन्होंने जा करके उसको कंग्रेचुलेट किया, कहा कि यार देखो ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की, और उसने जवाब दिया, मैं यहाँ पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने आया हूँ, तुमसे लड़ने आया हूँ, तैयार हो जाओ। और कॉम्पिटिशन हुआ। बाकी सब वहां पर जितने भी लोग थे वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से। ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से। ओनली हैंड से कौन जीता? ओनली हैंड कैरल। लेकिन वो यहाँ नहीं रुका, उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस हाथ को, इस कंट्री का नहीं, इस पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाला 1940 में, जब ओलंपिक्स होने वाले थे। लेकिन 1940s के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए, वर्ल्ड ओलंपिक्स। उसने अपना सारा फोकस उठा करके कहां डाल दिया? 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे उसके ऊपर। और 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे वो भी कैंसिल हो गए, वर्ल्ड वॉर की वजह से फिर से कैंसिल। उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स में। 1938 में उसकी एज थी 28 साल, 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 ईयर्स। और जो यंगर जो प्लेयर्स आते हैं निकल करके, उनसे कॉम्पीट करना मुश्किल होता चला जाता है। लेकिन मुश्किल नाम का ये वर्ड था ही नहीं उसके डिक्शनरी में। वो गया, पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर्स
आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे और ये अपने ओनली हैंड से कॉम्पीट कर रहा था। और कौन जीता? मैन विद द ओनली हैंड। लेकिन वो तब थे 1952 ओलंपिक्स, दोबारा कॉम्पीट किया उसने। इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? कैथली। 60 साल बाद दोबारा से, और पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया ओलंपिक्स। इस पर्टिकुलर कंपटीशन में उससे पहले किसी भी एथलीट ने लगातार 2 गोल्ड मेडल्स नहीं जीते। और किसी भी दूसरे के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, बहुत लंबी लिस्ट है। और दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास में 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा। देखा बच्चों, सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा। किसी तरीके के बहाने नहीं बनाएगा। ऐसे थे महान ओलंपिक एथलीट कैरोली टैकेक्सी, जो अपनी कमजोरी के आगे हारे नहीं बल्कि संघर्ष से जीते और इतिहास बना दिया। हमें भी ऐसे आगे बढ़ना चाहिए बच्चों। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। एक बार फिर मैं दोहराता हूँ, कवि कहते हैं कि यह युग निर्माणों का है, पवित्र है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि निर्माणों के सामने हम चरित्र निर्माण की बात नहीं भूलें। हर कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा है। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। तो बच्चों, ये कविता का पहला अंश मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन जो नया प्रयोग यहाँ पर मैंने किया है, उम्मीद है आपको पसंद आया, समझ में आया, अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा, समझ आया, पसंद आया तो उसे लाइक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, ताकि मैं इसी तरीके से और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाऊं और मनोरंजक ढंग से आपको शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करूं। तो धन्यवाद। इसके अगले हिस्से के रूप में अगले वीडियो में मिलेंगे, अगली कक्षा में। तब तक के लिए शुक्रिया। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।